आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं 2021 में रिलीज हुई मूवी वसंती का एक्सप्लेनेशन। इस मूवी को केरल स्टेट में बहुत सारे अवार्ड मिले हैं, जैसे कि बेस्ट एक्टर, बेस्ट फिल्म, बेस्ट स्क्रीन प्ले। हाल ही में ये मूवी फिर से मनोरामा मैक्स ओटीटी पर रिलीज की गई है, फिर भी यह मूवी लोगों तक नहीं पहुंच पाई है। वसंती की लाइफ में बचपन से लेकर बड़े होने तक मेल डोमिनेंस रहा है, जिसकी वजह से उसकी लाइफ एक अडल्ट वर्कर में बदल जाती है। मूवी की शुरुआत विलियम शेक्सपियर के एक फेमस कोट से होती है, यह दुनिया एक स्टेज है जहां पर हर आदमी और औरत एक कलाकार है, जिनकी अपनी एंट्री और अपनी एग्जिट है। अब हमें वसंती से मिलाया जाता है, जो स्टेज पर सो रही होती है। जब उसकी नींद खुलती है तो वह देखती है कि उसके बाजू में एक इंसान पड़ा हुआ है, जो जज है। जब वासंती जज को चेक करती है तो पता चलता है कि वह मर गया है। इसलिए जो लोग स्टेज के नीचे बैठे होते हैं, उनमें से एक आदमी बालू को वो बुलाती है। बालू की मदद से वसंती जज को उठाकर साइड रख देती है। जब बालू वसंती से पूछता है ये कौन है और तुम्हारा क्या लगता है, तब वसंती बस इतना ही बताती है कि मेरा इससे कोई कनेक्शन नहीं है, ये तो मुझे देखने के लिए आया था। इसके बाद बालू स्टेज से नीचे चला जाता है, लेकिन वासंती उसे बार बार ऊपर बुलाती रहती है। बालू हाथ जोड़कर कहता है, मेरी भी पत्नी और बच्चे हैं, मुझे छोड़ दो और अपना प्ले शुरू करो। बाकी लोग भी वासंती को प्ले शुरू करने के लिए कहने लगते हैं, क्योंकि वे वासंती का प्ले देखने आए थे, न कि ये सब फालतू नाटक। ये सब सुनने के बाद वसंती अपनी स्टोरी शुरू कर ही रही होती है कि बालू भागते हुए स्टेज पर चढ़ जाता है और देखता है कि ये तो जज है। इसके बाद वह वासंती को बहुत खरी खोटी सुनाने लगता है, क्योंकि अब जज मर गया है तो जाहिर सी बात है कि पुलिस भी आएगी और इन्वेस्टिगेशन भी होगा। इसकी वजह से उसे डर लगता है कि कहीं इस केस में मैं न फंस जाऊं। इसलिए वह फिर से वसंती से पूछने लगता है, यह तुम्हें देखने क्यों आया था, जब तुम इसे जानती ही नहीं और न वह तुम्हें जानता है। तब जाकर वसंती बताती है, मैं देह व्यापार करती हूँ और तुम्हें तो पता ही होगा कि यह क्या होता है। इसे सुनकर बालू भी गुस्सा हो जाता है और कहता है, मैं यह सब नहीं जानता, मैं अच्छे परिवार से आता हूँ। अब यहीं से वसंती अपनी स्टोरी सुनानी शुरू करती है। बचपन से ही वसंती के घर में उसकी माँ और वह रहा करते थे। जब वसंती स्कूल से आती थी तो वह देखती थी कि घर के बाहर एक साइकिल खड़ी होती थी। इसके बाद वह जोर से गेट बजाने लगती थी और घर से एक आदमी निकलता था, जिसे वासंती देखने लग जाती थी। जब वसंती उस आदमी के बारे में अपनी माँ से पूछती थी तो वह कुछ भी नहीं बताती थी। ऐसा उसके साथ रोज हुआ करता था। जैसे जैसे वसंती बड़ी होती गई, उसे समझ में आ गया कि उसकी माँ का किसी के साथ अफेयर चल रहा था। इसीलिए वह अपनी माँ का घर छोड़कर जाने का सोच लेती है, ताकि वह ऐसी जगह जाए जहां पर उसे कोई प्यार कर सके, पढ़ सके और अपने घर के काम भी कर सके। जब वह घर से सामान बांध कर जाने लगती है, तब वह आदमी कहता है, मैं तुम्हें बाहर भेजना नहीं चाहता था, क्योंकि मुझे तुम्हें देखना पसंद है, पर इस औरत के कारण भेज रहा हूं। फिर वहां से वसंती रोते रोते निकल जाती है। उसकी माँ उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वसंती नहीं रुकती और बस में बैठकर कहीं अच्छी जगह की खोज में निकल जाती है। बस में वसंती के बाजू में एक बूढ़ा आदमी रमन आकर बैठ जाता है और वह उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन रमन के सवालों का कोई जवाब नहीं देती। बाद में रमन बताता है, मैं खेती का काम करता हूँ, अभी खेत सूख रहे हैं, लेकिन अगर मेरी वाइफ होती तो वह सब कुछ मैनेज कर लेती। रमन की वाइफ मर चुकी है। इतना बताते ही रमन का बस स्टॉप आ जाता है और वह उतरने वाला होता है कि वासंती भी उसके साथ चलने के लिए कहती है। रमन मान जाता है और वासंती भी उसके पीछे पीछे उसके गांव की तरफ निकल जाती है। वासंती गांव आकर बहुत खुश थी, क्योंकि चारों तरफ बहुत हरियाली थी और आसपास कोई डिस्टर्ब करने वाला भी नहीं था। अब वासंती रमन के घर में रहने लग जाती है। अगली सुबह जब वह तालाब में नहा रही होती है, तब उसे चंदू गाड़ी में बैठकर घूर घूर कर देखता रहता है। वासंती भी उसे देख लेती है और तुरंत घर के अंदर चली जाती है। वह छुपकर चंदू को देखने लगती है। तभी वहां पर रमन भी आ जाता है और वह चंदू को देख लेता है। इसीलिए वह वासंती को अपने साथ खेत चलने के लिए कहता है। अगले दिन से वासंती भी खेत में जाने लग जाती है, लेकिन यहाँ पर भी चंदू पहुंच जाता है और डेली गाड़ी का तेल फूंक कर वसंती को देखता रहता है। तभी सीन प्रेजेंट में आ जाता है, जहां जज की वाइफ वसंती से फोन पर बात कर रही होती है कि जज की मौत की खबर किसी को नहीं पता चलनी चाहिए। वह नहीं चाहती थी कि उसके पति की इस शर्मनाक हरकत के बारे में किसी को पता चले। फिर बालू वसंती से पूछता है, तो क्या तुमने उस लड़के से कभी बात नहीं की? तब वसंती बताती है, मैंने 1 साल बाद उससे बात की। तब तक वह डेली अपनी गाड़ी का तेल फूंकता रहता था। उस बूढ़े रमण ने वसंती से शादी कर ली थी, लेकिन अब वह भी खत्म हो गया था। जब तक वह जिंदा था, तब तक वह वासंती को अपने अंडर कंट्रोल करना चाहता था। इसीलिए वह वासंती को फिजिकल टॉर्चर भी करने लग गया था। वह इतना टॉर्चर करता था कि वसंती को न तो खाना देता था और कभी कभी तो घर से भी बाहर निकाल देता था। वसंती के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, इसलिए वह मजबूरी में उस बूढ़े रमण के पास ही रहती थी। वह बूढ़ा तो हो गया था, पर उसकी ठरक कम नहीं हुई थी। वहीं बालू बहुत अच्छा लड़का था। उसने आज तक अपनी वाइफ पर हाथ नहीं उठाया था, इसलिए वासंती भी उसे आशीर्वाद देती है, तुम दोनों हमेशा ऐसे ही खुश रहो। अब स्टोरी आगे बढ़ती है
और हमें पता चलता है कि एक दिन चंदू अपने अंदर हिम्मत जुटाकर वसंती के घर पहुंच जाता है। वह अपने प्यार का इजहार वसंती से कर देता है और कहता है, तुम मेरे साथ चलो, तुम मेरे साथ बहुत खुश रहोगी। तुम्हें पता नहीं, जिसके साथ तुम रह रही हो उसने खुद अपनी पत्नी को मार दिया और सबको यह दिखाता है कि उसकी पत्नी मर गई। वह बिल्कुल भी अच्छा आदमी नहीं है। तभी वहां पर रमन भी आ जाता है, जिसे देखकर चंदू वहां से चला जाता है। चंदू के जाते ही रमन वसंती को खूब मारता है और डांटने लगता है। कहता है, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा था कि तुम घर के अंदर रहो, घर के बाहर मत निकलो। मैं जैसा कहता हूं वैसा किया करो। फिर वह बाहर लस्सी पीने चला जाता है। इधर वसंती के अंदर भी रमन के लिए बहुत गुस्सा बढ़ जाता है। पहले उसके पास रमन के साथ रहने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था, लेकिन अब उसे चंदू की वजह से एक होप दिखने लगती है। इसलिए जब रमन बहुत ज्यादा पीकर घर आता है और जबरदस्ती करने लगता है, तो इस बार वसंती उसकी मार नहीं सहती और रमन को मार देती है। फिर वह चंदू के साथ भाग जाती है। जब वह चंदू के साथ उसके घर की तरफ जा रही होती है, तब चंदू की गाड़ी बंद हो जाती है। इसलिए वे दोनों बातें करते करते जा रहे होते हैं। वसंती को नहीं पता था कि चंदू क्या काम करता है, लेकिन वह फिर भी चंदू के साथ उसके घर चली जाती है। जब वह चंदू के घर पहुंचती है, तब चंदू की माँ वासंती को देखकर शॉक हो जाती है, लेकिन कुछ नहीं बोलती, क्योंकि चंदू बहुत एग्रेसिव नेचर का था। इसकी वजह से चंदू की माँ उसके सामने मुंह तक नहीं खोलती थी। चंदू वासंती को बहुत प्यार से घर के अंदर लेकर आता है और उसे सोने की चेन भी गिफ्ट करता है, जिससे वासंती बहुत खुश हो जाती है। उसने मन ही मन चंदू के साथ रहने का प्लान बना लिया था। लेकिन अगली सुबह जब चंदू घर पर नहीं होता, तो सभी पड़ोस की औरतें चंदू के घर आ जाती हैं। वे वसंती से पूछने लगती हैं, तुम्हें पता भी है कि तुम किसके साथ भाग कर आई हो? एक बार और सोच लो, तुम अभी भी यहाँ से भाग सकती हो। वहीं पर चंदू का एक दोस्त सुकू होता है, जिसे वासंती एक ही नजर में अच्छी लगने लगती है। चंदू सुकू को बाइक रिपेयर करने और एक ऑटो लाने के लिए कहता है, जिसमें कुछ सामान रखकर चंदू अपने दूसरे घर में ले जाने के लिए निकल जाता है। जैसे ही चंदू घर से बाहर जाता है, वैसे ही चंदू की माँ वसंती को खींचकर घर के अंदर ले आती है और उसे घर छोड़कर जाने के लिए कह देती है। वह बताती है कि चंदू चोरी का काम करता है और तुम उसके साथ कभी खुश नहीं रह सकती। वो बहुत एग्रेसिव नेचर का भी है। बहुत जल्दी वह तुम्हें अपने असली रंग दिखाएगा। इसके बाद तुम्हारे पास रोने और पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। रात में चंदू के घर सुकू भी होता है और उसकी नजर हर समय वसंती पर ही रहती है। खाना खाने के बाद चंदू चोरी करने के लिए निकल रहा होता है, लेकिन वसंती भी साथ आने के लिए कहती है। चंदू जोर से चिल्लाकर उसे चुपचाप घर में रहने के लिए कह देता है। लेकिन जब वे लोग गाड़ी में जा रहे होते हैं, तब वसंती फिर से साथ चलने के लिए कहती है। इस बार चंदू उसे साथ ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। जब वे लोग जा रहे होते हैं, तब वासंती चंदू और सुकू के बीच में बैठी होती है। सुकू उसके बालों से खेलने लगता है और कमर पर भी हाथ रखने लगता है। कुछ देर में चंदू और वह लोग चोरी करने के लिए पहुंच जाते हैं। चंदू सुकू और वासंती को वेट करने के लिए कहता है और खुद चोरी करने चला जाता है। एक तरफ चंदू चोरी कर रहा होता है, दूसरी तरफ सुकू वसंती को अपने साथ चलने के लिए कह रहा होता है। वह कहता है, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। चंदू का मन बहुत जल्दी आग जाता है। वह तुम्हें भी जल्दी छोड़ देगा। वह चंदू की और भी बहुत बुराइयां करने लगता है। उधर जब चंदू गाड़ी चोरी कर रहा होता है, तब वहां सायरन बजने लगता है, जिसकी वजह से कॉलोनी के सभी लोग चंदू के पीछे भागने लगते हैं। पुलिस भी आ जाती है और चंदू को पकड़ लेती है। सुकू और वसंती को भी पकड़ लिया जाता है, क्योंकि उनकी गाड़ी चालू नहीं हो रही थी। जब वे पुलिस के पास पहुंचते हैं, तब सुकू चंदू को पहचानने से मना कर देता है और पुलिस को इंट्रोगेशन के दौरान बताता है कि वसंती उसकी पत्नी है और वे लोग पिक्चर देखकर आ रहे थे, इसीलिए उन्हें पकड़ लिया गया। वह कहता है, हम शरीफ लोग हैं, हमारी गाड़ी खराब हो गई। वसंती को भी सुकू ने पहले कह रखा था कि अगर कोई पूछे तो तुम बता देना कि तुम मेरी पत्नी हो। ये सब सुनने के बाद पुलिस उन्हें छोड़ देती है। वही सीन प्रेजेंट में आता है, जहां एम्बुलेंस जज को उठाकर ले जाती है। जो लोग जज को लेने आए थे, उनके सामने बालू बहुत रिस्पेक्टफुल तरीके से जज के प्रति बिहेव करता है, लेकिन पीठ पीछे उसने जज को बहुत बुरा भला कहा था। इसी हिपोक्रेसी की वजह से वसंती खुश नहीं होती। वह बालू को बताती है, सबके सामने तो वो बहुत रिस्पेक्टफुल पर्सन है, लेकिन उसकी गलत हरकतें किसी को नहीं पता। फिर वसंती स्टोरी के लिए 5 मिनट का ब्रेक मांगती है। इसी बीच बालू अपनी वाइफ और बच्चों को घर छोड़ने के लिए चला जाता है। जब वसंती सोकर उठती है, तो देखती है कि उसके सामने एक बूढ़ा सा आदमी बैठा है। यह आदमी असल में बालू का ससुर है। उसे देखकर वसंती बहुत शॉक हो जाती है और पूछती है, बालू कहाँ है? वह बताता है, उसकी पत्नी ने उसे आने नहीं दिया। उसका नेचर भी मेरी पत्नी की तरह ही है, पर अब वह नहीं है, 2 साल पहले मर गई। तुम मुझे स्टोरी सुनाओ, आगे क्या हुआ? वसंती पूछती है। तुम्हारी पत्नी कैसे मरी? तब वह बताता है, वह बाथरूम में नहा रही थी और उसका पैर फिसल गया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। लेकिन वसंती को उसकी बातों पर बिलीव नहीं होता। फिर भी वह अपनी स्टोरी कंटिन्यू करती है। वसंती बताती है कि उसके पास फिर से कोई ऑप्शन नहीं था,
इसलिए सुकू के साथ भाग जाने के अलावा और क्या करती, क्योंकि अब चंदू जेल चला गया था और चंदू के बारे में जैसे जैसे उसने सुना वह उसके साथ रहना भी नहीं चाहती थी। ऊपर से सुकू ने भी उसे प्रॉमिस किया था कि वह उसे अच्छी लाइफ देगा। यह वसंती की सबसे बड़ी मिस्टेक थी कि उसने सुकू की बातों पर बिना उसे जाने बिलीव कर लिया। इसी बीच स्टेज पर चंदू आ जाता है और वासंती पर एलिगेशन लगाने लगता है, तुमने मुझे चीट किया और मेरे दोस्त के साथ भाग गई, तुम बहुत बड़ी झूठी हो। इसके बाद वसंती ऑटो में बैठकर वहां से निकल जाती है। सीन वापस फ्लैशबैक में जाता है, जहां ऑटो से उतरकर वसंती भागते हुए सुकू के रूम में पहुंचती है और बताती है चंदू मेरे पीछे पीछे आ रहा है। यह सुनते ही सुकू बहुत घबरा जाता है। उसे पता था कि अगर चंदू यहां आ गया तो वह उसे छोड़ेगा नहीं, इसीलिए वह वासंती को वहां से जाने के लिए कहता है। लेकिन तभी चंदू वहां आ जाता है और सुकू को खूब खरी खोटी सुनाता है, तुमने मुझे ही चीट किया। बीच में वसंती आगे आकर कहती है मैं उसे बहुत पसंद करती हूँ। यह सुनकर चंदू उसे थप्पड़ मार देता है और दोनों को उनकी हालत में छोड़कर गुस्से में वहां से चला जाता है। रात में वसंती सुकू को समझाती है, तुम चोरी का काम छोड़ दो और कोई अच्छा काम शुरू कर दो, जिससे हम अपना खुद का घर बनाएंगे और वहां शांति से रहेंगे। सुकू पहले तो चोरी न करने से बिल्कुल मना कर देता है, क्योंकि उसके पास न तो कोई स्किल थी और न ही चोरी के अलावा कुछ आता था। लेकिन वसंती उसे बहुत समझाने की कोशिश करती है, तुम चोरी नहीं करोगे तो हम सुकून भरी जिंदगी जिएंगे। इसकी शुरुआत के लिए वसंती सुकू को वह सोने की चेन दे देती है जो चंदू ने उसे दी थी। अगली सुबह सुकू उस चेन को बेचकर पैसे ले लेता है। अब यहां से सुकू और वसंती बहुत हंसी खुशी भरी जिंदगी जीने लगते हैं। सुकू रोज वसंती को बाहर खाने ले जाता था और वे हर रोज बाहर घूमने चले जाते थे, लेकिन कहीं ना कहीं वे फालतू खर्चा कर देते थे। एक दिन वह पैसे भी खत्म हो जाते हैं जो उन्होंने सोना बेच कर लिए थे। इसके बाद सुकू के पास पानी लेने तक के पैसे नहीं बचते। इसे वासंती बहुत गुस्सा हो जाती है और सुकू पर चिल्लाने लगती है। वासंती के लिए अब यह सब झेलना मुश्किल हो चला था। अब सुकू को भी पैसे की जरूरत पड़ने लगती है, इसलिए वह एक आदमी को अपने रूम में लाता है और उसे वसंती के साथ अकेला छोड़कर खाना खाने के लिए चला जाता है, क्योंकि इससे उसे पैसे मिल गए थे। अब आप समझ सकते हैं कि उसने वसंती को उस आदमी के साथ अकेला क्यों छोड़ा था। जब सुकू खाना खाकर वापस आता है तब वसंती उससे कहती है, मुझे पता है कि मुझे अपने आप को कैसे बेचना है और पैसे कैसे कमाने हैं। इसके बाद वसंती सुकू को छोड़कर उस आदमी के साथ निकल जाती है। सुकू उस आदमी को रोकने की कोशिश करता है, उसे मारता भी है, लेकिन वसंती उस आदमी के साथ चली जाती है। अब सीन प्रेजेंट में आता है और वही गाड़ी जिसमें बैठकर वसंती पहले गई थी, उसी गाड़ी में वह वापस स्टेज पर आ जाती है। यहाँ बालू का ससुर वसंती को बताता है कि महाभारत में जब भगवान कृष्ण ने द्रौपदी का माइंड पढ़ा था तो वे शॉकिस्ट हो गए थे, क्योंकि उन्होंने देखा कि द्रौपदी को 5 पांडवों के अलावा कर्ण के प्रति भी सॉफ्ट कॉर्नर था। इसलिए किसी भी आदमी को अपनी पत्नी का दिमाग नहीं पढ़ना चाहिए। लेकिन सबकी वाइफ एक जैसे नहीं होती। इसका बेस्ट एग्जाम्पल मेरी खुद की वाइफ है। इसलिए वासंती पूछती है, तो क्या पति पत्नी की शादी में इन चीजों की जरूरत नहीं होती? तब वह अंकल बताते हैं, शादी तभी सफल हो सकती है जब दोनों एक दूसरे पर पूरा ट्रस्ट करते हों और दोनों की अपनी अलग इंडिपेंडेंट लाइफ भी होनी चाहिए। फिर यहाँ से स्टोरी वापस कंटिन्यू होती है। वासंती बताती है, जब मैं उस गाड़ी में बैठी तब मैंने सोच लिया था कि मेरी बॉडी और मेरा शरीर कभी भी किसी एक इंसान को बिलोंग नहीं करेगा। तभी से उसने उस आदमी को अपनी बॉडी का बॉस बना लिया। अब वह बॉस उसे क्लाइंट्स लाकर देने लगा, जिसके बदले में उसने वसंती को अच्छा पैसा, खाना, साड़ी, रहने की जगह और बहुत कुछ दिया। वसंती इससे बहुत खुश थी। हर रोज वह उसे नए नए क्लाइंट्स लाकर देता था, जिन्हें खुश रखने का काम वसंती करती थी। ऐसे ही एक दिन बॉस ने उसे जज लाकर दिया। जज वसंती को देखते ही दीवाना हो गया था और बिना कुछ पिए वसंती के साथ सोने चला जाता है। अगली सुबह जब वसंती उठती है तो देखती है कि जज उसके पैरों में लेटा हुआ है और रो रहा है, लेकिन जब वह वसंती को देखता है तो तुरंत वहां से उठकर चला जाता है। जज इतना दरिंदा था कि वसंती के साथ सोते समय उसने वसंती को जगह जगह नोच रखा था। गांव में एक दिन सर्कस होता है और उस दिन भी जज वसंती के पास पहुंच जाता है, लेकिन इस बार वह दारू लेकर आता है। दोनों बहुत ज्यादा पीने लगते हैं। यहाँ जज वसंती को बताता है, आज मैं बहुत खुश हूं कि मैंने एक और आदमी को जेल के अंदर डाल दिया। रोज बहुत सारे केस आते हैं जहां मैं कियों को ऊपर भिजवा देता हूं। कुछ को लाइफ इंप्रिजनमेंट की सजा दी है। लोग मुझे महाराजा हरिश्चंद्र समझते हैं। मैं कोर्ट में बैठे बैठे परेशान हो गया हूं, लेकिन तुम्हारे पास आकर मुझे बहुत खुशी मिलती है। इसके बाद दोनों और भी ज्यादा पीने लगते हैं। दोनों बहुत डांस करते हैं और पीते पीते डांस करते करते ही जज खत्म हो जाता है। ये वही सीन होता है जो हमें मूवी की शुरुआत में स्टेज पर दिखाया गया था। ये सब सुनने के बाद बालू के ससुर को वसंती की स्टोरी पर बिल्कुल यकीन नहीं होता कि इतना बड़ा जज क्या ऐसी गंदी हरकतें कर सकता है। ये सुनकर वसंती भी उस पर गुस्सा करने लगती है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूं? तभी वहां बालू भी बहुत ज्यादा पीकर पहुंच जाता है और वसंती को बार बार स्टोरी कंटिन्यू करने के लिए कहता है। ससुर भी कहता है,
तुम चले गए थे, वसंती को किसी को स्टोरी सुनानी थी, इसलिए मैं आ गया। बालू भी कहता है, तुम मेरे जाने का वेट कर रहे थे, इस उम्र में औरतों को देखने की क्या जरूरत है। फिर दोनों एक दूसरे पर औरतों को देखने का इल्जाम लगाने लगते हैं। बालू वसंती से भी कहता है, तुम मुझे आगे की स्टोरी बताओ, लेकिन वसंती स्टोरी सुनाने से मना कर देती है। इसके बाद बालू बताता है, इसकी बेटी के कारण मुझे देर हो गई, वह मुझे छोड़ नहीं रही थी, इसीलिए मैंने उसे मार दिया। ये सुनने के बाद उसका ससुर बहुत गुस्सा हो जाता है और अपनी बेटी के बारे में पूछने लगता है। पहले तो उसे बालू पर यकीन नहीं होता कि इतना सीधा साधा लड़का उसकी बेटी को मार सकता है, लेकिन बार बार पूछने पर भी बालू कहता है, मैंने तेरी बेटी को मार दिया, वैसे ही जैसे तूने अपनी पत्नी को मार दिया था। दोनों एक दूसरे के साथ हाथापाई करने लगते हैं। इसी बीच ससुर जोर से खींचकर बालू को तमाचा मारता है, जिसकी वजह से वह भी खत्म हो जाता है। इसके बाद वसंती ससुर को बालू को वहां से ले जाने के लिए कह देती है। स्टेज प्ले यहीं पर खत्म हो जाता है। इस स्टेज प्ले से पता चलता है कि कैसे मेल डोमिनेंस हमेशा रहता है और कैसे एक सीधा साधा दिखने वाला आदमी भी अंदर से बहुत बुरा हो सकता है। साथ ही कैसे एक सीधा साधा आदमी एक वैश्या के चक्कर में अपना हंसता खेलता परिवार बर्बाद कर देता है। तो आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, कमेंट में जरूर बताएं और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ऐसी ही बेहतरीन मूवीज का एक्सप्लेनेशन देखने के लिए।